और अब बात उस सर्जिकल स्ट्राइक की जिसने दुश्मनों की नींद उड़ाई। चीन से पाकिस्तान तक मोदी का दम देखने को मिला। दुश्मन बेदम हुआ और मोदी एक ग्लोबल लीडर के तरह सबके सामने थे। चीन और पाकिस्तान को डर था, दुनिया में भौकाल हो गया था। पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक, गरजते मोदी की वो तस्वीर, दहशत में विरोधी थे और ड्रैगन चीन ने अपने कदम पीछे खींच लिए थे। मोदी से सब मिलेगा गले और शहबाज जिनपिंग अकेले पड़ गए थे। आजादी के बाद से ही भारत को नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री के तौर पर मिले, वो जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, जो प्रण लेते हैं उससे पूरा करते हैं। मोदी हिम्मत कभी उनके पीछे नहीं हटने देती, मोदी की ताकत कभी भी उन्हें झुकने नहीं देती। और यही वजह है कि मोदी जो सोच लेते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। ये कहानी उरी से शुरू होती है और पाकिस्तान में आतंकियों को नेस्ते नाबूद करके खत्म होती है। पाकिस्तान पर यह भारत का हमला नहीं था, लेकिन हां, किसी हमले से कम भी नहीं था। ये पाकिस्तान को उसी की भाषा का जवाब था। ये एक टकराव का हिसाब किताब था। ये भारत के स्वाभिमान का जवाब था। उनको ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। ये वक्त था भारत की ताकत दिखाने का। ये वक्त था भारत का मान बचाने का। ये समय था भारत की शान बचाने का। नए भारत ने अपने अंदाज में पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया था जिसके दर्द की चीखें पूरी दुनिया ने सुनी। सीमा के इस पार जम्मू एंड कश्मीर के अंदर या भारत के महत्वपूर्ण शहरों के अंदर आतंकवादी हमले कर सके। इस खबर को मिलने के बाद भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। इस ऑपरेशन का लक्ष्य आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को विफल करना था। 18 सितंबर 2016 को जब देश में उरी पर अटैक की खबर आई थी, जब तिरंगे में लिपटी भारत मां के लालों की अर्थियां आई थीं, तो पूरे हिंदुस्तान की आंख भर आई थी। देश की धमनियों का लहू उबल पड़ा था। हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे की आंखों में खौल उठा था तेजाब। चारों ओर से उठ रही थी एक ही आवाज, पाकिस्तान को दो करारा जवाब। पाकिस्तान ने उरी में नापाक हरकत करने की हिमाकत की थी। पाकिस्तान ने मोदी के भारत में घुसने की, दहशत फैलाने की कोशिश की थी और पीएम मोदी ने पाकिस्तान को इसका अंजाम भुगतने की खुली चुनौती भी दी थी। मैं आज यहां से सीधा सीधा पाकिस्तान की आवाम से बात करना चाहता हूं। उन हुक्मरानों से जो आतंकवादियों के आकाओं के लिखे हुए भाषण पढ़ते हैं, दुनिया को उनसे कोई अपेक्षा नहीं। पाकिस्तान के आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में भारतीय सेना के शिविर पर हमला किया था। भारत ने अपने 18 वीर जवानों को खो दिया था। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के शौर्य को ललकारा था। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की हिम्मत को ललकारा था। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के सब्र को छेड़ा था। तो भारत ने भी उसी की भाषा में जवाब दिया। जब कोई टेररिज्म एक्सपोर्ट करने का उद्योग बना करके बैठा हो, मेरे देश के निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया जाता हो, युद्ध लड़ने की ताकत नहीं है, पीठ पर वार करने के प्रयास होते हो, तो ये मोदी है।
उसी भाषा में जवाब देना चाहता हूं। हिंदुस्तान के आक्रोश की ज्वाला सरहद पार फटने वाली थी। 29 सितंबर को भारत में फतह की दिवाली होने वाली थी। जब भारत का बच्चा बच्चा सो रहा था, तब देश का प्रधानमंत्री वीरों के लहू की एक एक बूंद का हिसाब लिख रहा था। रात का सन्नाटा प्रधानमंत्री कार्यालय में गूंज रहा था। पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी। 28-29 सितंबर की दरमियानी रात थी। भारत के वीर जवान बिना डरे बिना रुके चीते की चाल से पीओके के 3 किलोमीटर अंदर तक घुस चुके थे और घुसते ही वीर जवानों ने भारत के शहीदों के हर बूंद का हिसाब बराबर कर दिया। भारत के वीर जवानों ने 45 आतंकियों के सीनों पर गोलियां दागी, आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया और सुरक्षित वतन वापस लौट आए। पाकिस्तान में उठे धुएं के गुबार को दुनिया ने देख लिया था। 29 सितंबर को दुनिया में ऐलान हो गया। दुनिया जान चुकी थी, नए भारत का सूर्योदय हो चुका है। जवान के खून का एक एक बूंद हमारे लिए पवित्र होता है और उसी में से भीतर वो आग थी जो आग उस जवान के दिल में थी, वही आग इस प्रधानमंत्री के दिल में। और उसी का परिणाम हुआ सर्जिकल स्ट्राइक। पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की स्क्रिप्ट पीएम मोदी और वरिष्ठ नेताओं ने साथ बैठकर बनाई। जवानों को पूरी तरह से ब्रीफ किया गया और फिर जो हुआ उसे पूरी दुनिया ने देखा। उन 4 घंटों में क्या क्या हुआ। ऑपरेशन रात करीब 12:30 बजे शुरू हुआ। स्पेशल फोर्सेस के पैराट्रूपर्स को भी शामिल किया गया था। कमांडोज को एलओसी के पास एयर ड्रॉप किया गया। जवान पैदल सीमा पार कर पाकिस्तान में दाखिल हुए। भारतीय कमांडोज एलओसी में 3 किलोमीटर अंदर तक घुस गए। भीमबेर, हॉट स्प्रिंग, केल और लीपा सेक्टर्स में सर्जिकल स्ट्राइक्स को अंजाम दिया गया। सर्जिकल स्ट्राइक कर सेना ने आतंकियों के लॉन्च पैड्स तबाह किए। सर्जिकल स्ट्राइक में 38 आतंकी और 2 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। भारतीय सेना को इस पूरे ऑपरेशन में कोई नुकसान नहीं हुआ। पूरा ऑपरेशन सुबह करीब 4:30 बजे खत्म हो गया। आतंक के आकाओं को पहली बार उस भाषा में समझाया जो भाषा वो समझते हैं। आप मुझे बताइए, मैंने सही किया कि नहीं किया? ये काम मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या सरकारें सोती रहे वो आपको मंजूर है? चौकीदार सो जाए आपको मंजूर होगा? आपको जागने वाला चौकीदार चाहिए कि नहीं चाहिए? देश को जिताने वाला चौकीदार चाहिए कि नहीं चाहिए? उरी में घुसने से पहले पाकिस्तान ये भूल गया था कि ये न्यू इंडिया है और नए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। पाकिस्तान को इस भूल की कीमत चुकानी पड़ी। नए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारा। पाकिस्तान सुबह उठने के लिए सोता रहा और उसके आतंकियों को भारतीय सेना ने हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया। भारत ने ऐलान कर दिया, ये नया भारत है, ना झुकेगा और ना रुकेगा, घर में घुसकर मारेगा। ये मोदी की ही हिम्मत थी
जिसने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला किया। पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकत से शुरुआत की थी और भारत ने पाकिस्तान को घर में मारकर कहानी को खत्म कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। पाकिस्तान से लेकर चीन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा कायम है। सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को सबक सिखाया तो डोकलाम और गलवान से चीन को भगा दिया। दुनिया भर में मोदी की तस्वीर ग्लोबल लीडर के तौर पर बनती जा रही है और इससे विरोधियों में हड़कंप मचा हुआ है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही दम है कि पाकिस्तान पस्त नजर आ रहा है और चीन की हवाइयां उड़ी हुई हैं। चीन की सारी चालबाजी धरी की धरी रह गई। आज की तारीख में पाकिस्तान को ये समझ नहीं आ रहा है कि वो मोदी से आंखें मिलाए तो किस मुद्दे पर। वहीं चीन को अब ये लगने लगा है कि कहीं क्षेत्र की बादशाहत हाथ से ना निकल जाए। बात चाहे डोकलाम की हो या फिर गलवान की, भारत के कड़े रुख के बाद चीन ने अपने कदम पीछे कर लिए हैं। गलवान में चीन की चाल के सामने भारत पूरी तरह मुस्तैदी और दिलेरी से डटा रहा और आखिरकार चीन को पीछे हटना पड़ा। लद्दाख में गोगरा हॉट स्प्रिंग्स इलाके के PP-15 यानी पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से दोनों देशों की सेना पीछे हट गई। 28 महीनों से सीमा पर इस इलाके में जारी तनाव के बीच अब डिसएंगेजमेंट पूरी हो गई है। अब चीन की सेना 2020 में जहां खड़ी थी वहां वापस फिर से वहीं पहुंच गई है। भारत अपनी जमीन को वापस ले चुका है। पीएम मोदी के कड़े तेवर के बाद चीन पीछे हट गया। आज के दिन चीनी सैनिकों और हुक्मरानों के दिल में भारतीय सेना के प्रति एक नया भय, एक नया सम्मान है। 2020 में जब गलवान में भारत और चीन की सेना के बीच झड़प हुई थी, चीनी फौज पेट्रोलिंग पॉइंट 15 तक आ गई थी, लेकिन भारत के जबरदस्त दबाव के बाद चीन अपनी औकात में आ गया। पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से चीनी सेना पीछे हट गई। भारत और चीन के बीच 16वें दौर की कोर कमांडर लेवल मीटिंग में ये फैसला हुआ, जो 17 जुलाई को चुशूल मोल्दो में हुई। भारत ने मजबूती से चीनी सेना की तैनाती का विरोध किया। अब आपको बताते हैं कि वो इलाका कौन सा है जहां से चीनी सेना पीछे हट गई। गोगरा हॉट स्प्रिंग्स के PP-15 से दोनों देशों की सेना पीछे हट गई। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए ही अवसर है और विकासवाद ही भविष्य का आधार भी है। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। बॉर्डर पर चीन के साथ 5 मई 2020 को लद्दाख में विवाद की शुरुआत हुई थी। दोनों देशों के सैनिकों के बीच पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग झील के उत्तरी इलाके पर झड़प हुई थी, जिसमें दोनों तरफ के दर्जनों सैनिक घायल हुए थे। इसके बाद 15 जून को गलवान घाटी में एक बार फिर दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए थे। चीन को बड़ा नुकसान हुआ था। जानकारी के मुताबिक चीन के 40 जवानों की मौत हुई थी। मतलब भारत की कूटनीतिक जीत के बाद चीन की विस्तारवादी नीति को एक बार फिर तगड़ा झटका लगा। लेह की धरती से पीएम मोदी ने चीन को साफ संदेश दिया था। लद्दाख बॉर्डर चूमर में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवान भारतीय सीमा में घुस आए
और भारत की जमीन पर बन रही सड़क का काम रोक दिया। इतना ही नहीं, चीनी सैनिकों ने 1500 भारतीय जवानों को बंधक बना लिया। उसी महीने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत दौरे पर आए थे और पीएम मोदी से अहमदाबाद में अनौपचारिक बातचीत में जिनपिंग से बिना शर्त के भारतीय सैनिकों को छोड़ने के लिए राजी कर लिया था। – 2020 में चीन को जो जवाब लद्दाख में दिया गया, कुछ वैसा ही 5 साल पहले उत्तर पूर्वी क्षेत्र में दिया गया था, जब 2017 में डोकलाम का वाकया हुआ था। भूटान ने डोकलाम में चीन की ओर से बनाई जा रही सड़क का विरोध किया था। भारत ने भी खुलकर भूटान का समर्थन किया। भूटान चीन के बीच विवाद की वजह से भारत और चीन के बीच भी तनातनी हुई। डोकलाम ट्राई जंक्शन पर भारत और चीन की सेना आमने सामने थी। भारत ने वहां भी चीन को आंख दिखाई और 73 दिनों तक चीनी सेना के सामने भारत डटा रहा। चीन के साथ डोकलाम के अंदर भारत की सेना बड़ी धीरता के साथ खड़ी हो गई। पराक्रम, पुरुषार्थ, अप्रतिम धैर्य, 72 दिन तक, जहां रात को -डिग्री टेम्परेचर होता है, हमारे सेना के जवान डिगने को तैयार नहीं थे। सामने चीन खड़ा था, इधर हिंदुस्तान की फौज खड़ी थी। कुछ भी हो सकता था। पूरे देश में भी चर्चा और चिंता थी कि मोदी जी क्या करेंगे। लोग कहते थे, मोदी जी ये 1962 भूलना मत। हमें भी लोग डरा रहे थे, लेकिन हमें भारत के संस्कारों पर विश्वास था, भारत के धैर्य पर विश्वास था, हमारी सेना की सूझबूझ पर भरोसा था। डोकलाम को लेकर एक समय तनाव इतना बढ़ गया कि 2 परमाणु संपन्न देशों के बीच युद्ध की नौबत तक आ गई थी। चीन भारत को डराने की कोशिश करता रहा, अपनी ताकत के साथ अड़ा रहा और चीन को 2017 में भी मुंह की खानी पड़ी। 2017 हो या 2022, भारत ने चीन की चुनौती का डटकर मुकाबला किया और चीन को सीमा से पीछे हटने को मजबूर कर दिया। इसके पीछे की वजह है भारत की ताकत। न सिर्फ हथियारों और मिसाइलों के मामले में, बल्कि बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी भारत चीन को टक्कर दे रहा है। चीन की सीमा पर नए एयरफील्ड तैयार हो रहे हैं, पुराने एयरफील्ड को अपग्रेड किया जा रहा है। लद्दाख में देपसांग में प्लेन के लिए सड़कें बन रही हैं। नुब्रा वैली के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। अब सड़क से दौलत बेग ओल्डी तक पहुंचना आसान हुआ। लेह से पूर्वी लद्दाख तक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया। लगातार बढ़ती चीन की धोखेबाजी के चलते भारत ने उज्बेकिस्तान में हुए एससीओ के सम्मेलन से पीएम मोदी ने चीन को साफ संदेश दिया कि चीन जिस तरह से भारत पर हरकतें कर रहा है, जिस तरह से चीन बॉर्डर पर टकराव की स्थिति पैदा कर रहा है, ऐसे में भारत चीन से बातचीत करना मुनासिब नहीं समझता और पीएम मोदी ने शी जिनपिंग से ना कोई आधिकारिक मुलाकात की और ना ही बातचीत की। फिलहाल चीन इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। चीन चारों तरफ से परेशानियों से घिरा हुआ है। चीन की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। बाढ़ से चीन को करीब $40 करोड़ का नुकसान हुआ है। ताइवान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया और तिब्बत के साथ सीमा विवाद चल रहा है। इसके अलावा दुनिया में कोरोना फैलाने वाला चीन खुद कोरोना के मोर्चे पर फेल हो गया। और तो और आजीवन राष्ट्रपति बनने पर जिनपिंग का चीन में ही विरोध हो रहा है। साफ है, चीन भारत से किसी भी तरह का टकराव मोल नहीं लेना चाहता। चीन युद्ध जैसे या टकराव जैसे हालात पैदा करने की स्थिति में नहीं है।
और उसे उसकी औकात दिखाने का सबसे शानदार मौका है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मंच से चीन को साफ संदेश दिया है कि टकराव और बातचीत एक साथ किसी भी सूरत में संभव नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।